बताइए बताइए कि कितनी मुश्किल अब फाइट होने वाली है, बेहद रोमांचक। देखिए, उत्तर प्रदेश की जब भी बात आती है तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव तो पूरे देश में कहीं पर नहीं होता। तो अब बताइए 24 का लोकसभा चुनाव क्या कुछ नया दिखाएगा? देखिए, ये जो विपक्ष में खलबली अभी हमने देखी ना, 15 मिनट तक आपस में उलझ रहे थे, ये कारण उसका ये है कि मोदी जी के जो सियासी कामों की गिनती है उसने विपक्ष का पूरा गुड़ा गणित भाग बिगाड़ दिया है। अच्छा, जिस प्रकार से ये गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उतने ही इनके महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। अब देखिए, एम समीकरण की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एमवाई समीकरण एक ही है, वो है मोदी और योगी। मोदी और योगी समीकरण के आगे जितने भी एमवाई समीकरण हैं वो सभी ध्वस्त हो जाएंगे और वो लगातार ध्वस्त होते आ भी रहे हैं। मैं सौरभ दुबे जी, मैं यही सोच रहा था मैंने कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ा विश्लेषण करेंगे, लेकिन यहाँ तो एमवाई समीकरण का नहीं, मैं विश्लेषण ही कर रहा हूँ, बात तो सुनिए। मैं तो एक समीकरण की बात कर रहा हूँ। एमवाई समीकरण जो है वो सभी एक ऐसा समीकरण है जो इतने वर्षों से 2014 से देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जनता को एमवाई में मोदी और योगी दिखाई देते हैं। बात करती है समाजवादी। नहीं, कपिल जी भी अपने तर्क रख रहे हैं, कपिल जी की भी बात सुनिए जरा। अरे कपिल जी की बात सुनिए, वो अपने तर्क रख रहे हैं अच्छे से। प्रधानमंत्री की पार्टी 95 सीट। सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब तीन लोग, सिंह साहब सुनिए ना, तीन लोग एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं आएगी। एक बार सौरभ दुबे और कपिल श्रीवास्तव। हाँ कपिल जी। देखिए सौरभ दुबे जी जो है ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, इनके नीचे भाजपा नेता लिखा है। ये वास्तव में भाजपा के नेता हैं, हमारे मित्र हैं, मैं जानता हूं। अच्छा, मित्र हैं। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं, दूसरी चीज आपको कह दूं, नहीं हमारी कोई खेत मेड़ की लड़ाई नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि सौरभ भाई दुबे जी एक मिनट प्लीज, दुबे जी प्लीज एक मिनट, दुबे जी प्लीज, दुबे जी सुनिए ना, एक मिनट का टाइम दीजिए, दुबे जी एक मिनट का टाइम दीजिए, दुबे जी एक मिनट का टाइम दीजिए, दुबे जी रुकिए, दुबे जी नहीं है, ये बात साबित। अरे पंडित जी महाराज सुन लीजिए, दुबे जी रुकिए, एक मिनट का टाइम बस। हाँ श्रीवास्तव जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ हमारे दुबे जी जो है विश्लेषक अगर होते तो इस तरह की नेतागिरी न करते। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अभी ये कहा, अब देखिए फिर बोलने नहीं देंगे। अच्छा सुनिए, अरे दुबे जी सुनिए, अरे एक फायदा आपका भी करा। अरे आपके मित्र मना लीजिए जरा उन्हें, आपके मित्र। अरे आपका भी फायदा, आपका फायदा एक करा दे। इन्होंने कहा कि अभी 15 मिनट में विपक्ष आपस में उलझा रहा। अरे साहब, विपक्ष आपस में नहीं उलझा रहा, विपक्ष एक साथ है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। एआईएम को आप सत्ता पक्ष मानिए, वो विपक्ष नहीं है। इस बात को हमने पहले ही कहा कि एआईएम सत्ता पक्ष में है, वरना ये बताइए एनएसए इनके ऊपर लगा होता कि नहीं कि एक बार आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देख लीजिए इस देश में से। इधर जो है बिल्कुल ऐसे नहीं लगता है। हाँ। उधर पूरा। अच्छा, लेकिन एक मिनट एक बहुत, कपिल जी क्या है कि अभी एक तकनीकी कारण की वजह से आप थोड़ी देर के लिए डिबेट से अलग चले गए थे, और उस वक्त एक पॉइंट यहां पर रखा गया, जैसे लोकेश जी ने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा ओवैसी साहब के आने से, 7 सीटें क्या और भी सीटों पर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक 2022 की कुछ सीटें जिनका जिक्र किया था, जिसमें बिजनौर है, जिसमें नकुड़ है, कुर्सी है, शाहगंज है, सुल्तानपुर है, और भी कई सीटें हैं, और ओराई भी है, मुरादाबाद भी है, कि सपा गठबंधन को जितने वोटों से हार हुई उससे ज्यादा एआईएमआईएम अपने पास ले गई। तो ये तो बड़ा फैक्टर है ना। ये बड़ा फैक्टर इसलिए नहीं है, बड़ा फैक्टर इसलिए नहीं है। आदिल भाई यहाँ आ रहा हूँ। इस उत्तर प्रदेश की जनता इस समय जो इनको वोट थोड़ा बहुत मिला 0.2% में, उससे वो समझ गई कि नहीं, इनको देने से कोई मतलब नहीं है। ये तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष को हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का ठप्पा लगाया है 2022। लेकिन अगर छोटे थोड़े वोट, देखिए बूंद बूंद से गड़ा भरता है, थोड़े वोट अगर नोटा में भी चले जाते हैं, बाकी जगह भी चले जाते हैं, अगर आपको मिल जाए तो पासा बदल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हिमांशु भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता बनाई, और चारों बार सत्ता में बहुजन समाजवादी पार्टी हमारे विरुद्ध लड़ी। बावजूद उसके हम सत्ता में आए और पूरी तरीके से 5 साल सरकार चलाए। तो उत्तर प्रदेश की जनता बिलीव हम पर करती है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे चाहे कोई गुजराती कौवा मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, गुजरात को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन बरसाती मेढक तो ये सत्य है, ये कह नहीं पा रहे कि साहब हम बरसाती मेढक क्या आपके साथ घटना घट गई थी? इनको ये सोचना चाहिए, बहन जी तो हमारे खिलाफ लड़ी, आप रह गए, 4 बार हमने सत्ता बनाई। मुझे बस ये बताइए आदिल भाई, कपिल जी ने एक पॉइंट उठाया
कि पिछली बार आपको वोट देकर मतदाता ये समझा है कि वोटों की बर्बादी है, ये कपीश जी कह रहे हैं। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। सुनिए, जब यूपीए 1 यूपीए 2 में जब हम थे, सिंह साहब आप पूछ रहा हूं, इसका जवाब मिल जाए फिर आपकी बात पे आ रहा हूं। हाँ आदिल भाई। हिमांशु भाई, यूपीए 1 यूपीए 2 में हम क्या थे? जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनाव में मदद किए थे तब क्या थे? जगन रोसैया की सरकार को बचाए थे तब क्या थे? जब पूछिए न्यूक्लियर डील में कौन खड़ा हुआ था उस वक्त? कौन था? बोलिए। मुसलमानों के मुद्दे पर अगर गुजराती कौवा अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे तो हम तो बोलेंगे ना। मुसलमान को राष्ट्रसभा नहीं देंगे तो हम तो बोलेंगे। मुसलमानों के मुद्दे पर गुजराती कौवा अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं तो हम तो बोलेंगे ना। एक भी तेलंगाना में मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है तो नहीं कांग्रेस को बोले। सांसद से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब लोकेश जी तोड़ क्या निकालेंगे? सिंह साहब एक मिनट बस, तुरंत आ रहा हूं। लोकेश जी क्या तोड़ निकालेंगे? देखिए मुश्किल तो यहां पर होगी। आप चेहरे पर मुस्कुरा रहे होंगे लेकिन अंदर ही अंदर तनाव तो होगा ना लोकेश भाई। भारतीय जनता पार्टी, हिमांशु जी, हाँ, जनता जानती है हाँ, कि एक बहुत बड़ा कारण कि आज मुस्लिम नेता संसद में नहीं है, इसका कारण एआईएमआईएम है। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अरे वो तो कहते हैं वो मुस्लिमों की ही बात करते हैं। आप बोल रहे हो कि उनकी वजह से मुसलमान आगे नहीं बढ़ रहे। जाता है, वोट काटे जाते हैं और वोट काटने के कारण उस उम्मीदवार को जीतने नहीं दिया जाता जो वहां पर जीत सकता। अच्छा, वैसे एक बात है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देखिए लोकेश जी ने बताया कि वोट काटने के लिए आते हैं और एआईएमआईएम की वजह से ही जो मुस्लिम हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, संसद नहीं पहुंच पाते हैं, ये एक बड़ा आरोप। लेकिन आज मैं एक चीज देख रहा हूं कि जब कपीश जी, आदिल जी, लोकेश जी अपनी बात रख रहे हैं, सबसे ज्यादा एसएन सिंह साहब चेहरे पर संतुष्टि का भाव साफ नजर आ रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई अब तो कोई। हिमांशु जी आप देखिए कैसी कैसी बातें होती हैं। सभी लोग कहते हैं कि मैं एक विशेष धर्म को, खास धर्म को, अल्प धर्म को अपनाता हूं और उसके तुष्टीकरण का कार्य करता हूं, तभी आप लोकतंत्र को छोड़ देते हैं, संविधान को छोड़ देते हैं, देश की संपूर्णता को छोड़ देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वो सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद करती है। हिमांशु जी, ऐसा तो नहीं है कि राज्यों में इन लोगों की सरकार नहीं, केंद्र में इनकी सरकार नहीं रही। इन लोगों ने बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज, किसी के लिए कोई तो कार्य नहीं किया। अगर ऐसा कार्य किए होते तो आज सर्वधर्म, सभी धर्मों के लोग मोदी जी को क्यों अपनाते? नहीं, लेकिन ये ओवैसी साहब मिलावटी लोग कह रहे हैं। आदिल भाई ये मिलावटी लोग है क्या? आदिल भाई ये मिलावटी लोग, ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल, ये मिलावटी लोग? सुनिए, इनसे पूछिए कि जब वायनाड में मुसलमानों ने जिताया था इटालियन पिज्जा खाने वाले को, जहां पर जनेऊ दिखाते थे अमेठी में, वहां हार गए थे। वायनाड में मुसलमानों ने जिताया था और राहुल गांधी मुसलमान के मुद्दे पे 181 सीट पे सिर्फ 20 सीट जीत पाए थे, बीजेपी से 161 सीट हार गए थे। ये मुसलमानों ने जिताया था क्या? एआईएमआईएम ने जिताया था? क्या देख रही है? ये सभी बहन जी को क्यों नहीं लाते हैं? विशेष धर्म के लिए कार्य करेंगे, एक विशेष क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे, हम छोटा कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि इसी नाते ये बात ओवैसी साहब से पूछनी भी चाहिए। जैसे डिंपल जी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है और बाकी लोग कह रहे हैं कि आखिर चुनावों के वक्त पर ही इतने ज्यादा एक्टिव क्यों होते हैं? बाकी के 5 सालों में अगर गलियों में घूमे तो शायद बहुत कुछ फायदा हो सकता है एआईएमआईएम को। बहुत